स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, ये न्यूज़ भारत के बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम आत्मनिर्भर भारत के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। और न्यूज़ क्या है कि इंडियन स्टार्टअप ने एक प्रोटोटाइप बनाने की शुरुआत कर दी है एरो इंजन की। तो एरो इंजन क्या होता है दोस्तों? एरो इंजन आपके एयरक्राफ्ट में, आपके जो मिसाइल होती हैं उनके अंदर में इनका इस्तेमाल किया जाता है। सिक्योरिटी की फील्ड के अंदर में जो भारत के कंसर्न है, जो भारत का इंपोर्ट है, उसको कैसे ये कम करेगा, उन सब चीज़ों को हम डिटेल से जानेंगे इस वीडियो के अंदर में। जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है कि भारत मैक्सिमम जो इक्विपमेंट्स हैं उनको क्या करता है, इंपोर्ट करता रहता है। तो अगर भारत के अंदर में एरो इंजन बनने लग जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है एयरक्राफ्ट का, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है यूएवी का, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है मिसाइल का, तो आप खुद सोचिए भारत जो इंपोर्ट करता है दूसरे देशों से, उनके अंदर में कितनी कमी आएगी। तो बहुत डिटेल में सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो के अंदर में, क्योंकि ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप एक डेडिकेटेड बैच के अंदर में एनरोल करना चाहते हैं, तो आपके पास में दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। बैच 6 में आप एनरोल कर सकते हैं और वीकेंड बैच के अंदर में भी आप एनरोल कर सकते हैं, PRT लाइव कोड यूज करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस न्यूज़ को देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए कि एक प्राइवेट स्टार्टअप क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक इंडिजिनस इंजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके क्रूज मिसाइल से लेके आपके जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, आपके एयरक्राफ्ट हैं, सभी को क्या करेगा, पावर प्रोवाइड कराएगा। और ये क्या करेगा, भारत की जो डिपेंडेंस है फॉरेन फर्म्स के ऊपर में इस इंजन के लिए, उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हैदराबाद के एक पेनिनियन नाम की इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो क्या कर रही है, इसके अंदर में एक प्रोटोटाइप बनाने की उसने क्या करी है, शुरुआत कर दी है। अभी हम देखेंगे, अगर देखा जाए तो एयरक्राफ्ट इंजन क्या है। एयरक्राफ्ट इंजन मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। आप खुद सोचिए एयरक्राफ्ट इंजन के अंदर में उसके जो पार्ट्स हैं कितनी हाई रोटेशन के अंदर में पर मिनट में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। वहां पर कितना हाई टेम्परेचर हो जाता है, कितनी ज्यादा प्रिसाइज एफिशिएंसी चाहिए, कितने ज्यादा ऊपर हम सी लेवल से ऊपर उड़ान भरते हैं, ऑलमोस्ट स्ट्रेटोस्फीयर के पास में। तो आप खुद सोचिए इन सब चीजों के लिए कितने ज्यादा प्रिसीजन की जरूरत होती है, कितनी ज्यादा एफिशिएंसी की जरूरत होगी। और वहां पर अगर देखा जाए तो विश्व के अंदर में भी जो एरो इंजन मैन्युफैक्चरर हैं वर्ल्ड के अंदर में बहुत कम है। इवन चाइना जैसी जो कंट्री है उसने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। फिर भी अगर देखा जाए तो भी अपनी मिलिट्री और सिविल एरो इंजन की जो उसकी डिमांड है उसको वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। और अगर भारत के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है हमारे यहां पर 1947 से ही वेल स्टैब्लिश्ड है। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, GTRE, इसको हमने 1959 के अंदर में कानपुर में DRDO के अंदर में स्टैब्लिश किया। ऐसे ही हमने इसको क्या किया, फिर 1961 के अंदर में बेंगलोर में मूव कर दिया। पॉइंट टू बी नोटेड, एग्जाम में आ सकता है ये आपके। ऐसे एरो इंजन रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर, ये किसके अंदर में, HAL के अंदर में है। 1960 में इसको स्टैब्लिश किया गया। यानी कि भारत के अंदर में एरो इंजन के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर में इन्वेस्टमेंट और उसके अंदर में प्रोग्रेस करने की कोशिश आजादी के बाद से ही की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा ये जो एम्बिशियस प्रोग्राम है ये फेल होता हुआ नजर आया और इसी कारण से हमारी जो ज्यादा डिपेंडेंस रही। आप अभी का एग्जांपल ले लीजिए, राफेल, चिनूक, आप किसी का भी नाम लेते जाइए, ये सारी मिराज, MiG-29, ये सब चीजें हमने क्या करी, इनको इंपोर्ट किया। तो ज्यादातर चीजें हम क्या करते रहे, इंपोर्ट करते रहे। और जो ये चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं इसके पीछे रीजन ये रहा कि जो हम अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट से हम डिजायर्ड आउटकम चाहते थे हम उसको अचीव नहीं कर पाए। और प्रेजेंट टाइम के अंदर में आप एक चीज समझिए, एक रिवर्स इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट रहता है। वो क्या रहता है कि आप बाहर से टेक्नोलॉजी को लाइए, फिर उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करिए कि ये टेक्नोलॉजी कैसे बनाई गई, फिर आप उससे फ्रेश इंजन बनाते हैं या फ्रेश उससे इक्विपमेंट्स बनाते हैं। लेकिन जो ये कंपनी है पेनिनियन के जो फाउंडर है रघु जी,
वो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एंटायर फैमिली बना रहे हैं किसकी? एरो इंजन्स की, जो आपके किसी भी उसको क्या करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, आप किसकी नाम लीजिए, आप बैलिस्टिक मिसाइल की नाम लीजिए, आप क्रूज मिसाइल का नाम लीजिए, आप एयरक्राफ्ट का नाम लीजिए, आप यूएई का नाम लीजिए, हर किसी को क्या करेगा? पावर करने के लिए क्या रहेगा? एबल रहेगा। और रघु जी ये बताते हैं कि 2019 के एयर स्ट्राइक के बाद में इस प्रोजेक्ट पर काम करने की उनको क्या मिली? मोटिवेशन मिली। इवन दोस्तों इस स्टार्टअप ने गंग तैता जी, जो गौड़ा जी हैं, उनको क्या किया है? हायर किया है, जो फॉर्मर सीनियर साइंटिस्ट हैं और फॉर्मर प्रोग्राम डायरेक्टर रह चुके हैं किसके अंदर में? डीआरडीओ के अंदर में। तो ये सब चीजें आप समझिए कि स्टार्टअप इस फील्ड के अंदर में कितना आगे बढ़ रहे हैं। और अगर ये इनोवेशन आगे बढ़ जाती है तो भारत का जो मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है, जो आत्मनिर्भर प्रोग्राम है, उसको किस फील्ड के अंदर में? जो डिफेंस की फील्ड है, उसके अंदर में हमें एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा दोस्तों। अब यहां पर आपके लिए ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, जिसके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं? मैंने आपको इतनी देर से कई बार ये समझाया कि भारत के अंदर में ज्यादातर जो डिफेंस की इक्विपमेंट्स हैं हमारे क्या होते हैं? वो इंपोर्ट होते हैं। और इंपोर्ट होने के कारण में आप इसको कनेक्ट करने की कोशिश करिए, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर में पड़ता है, क्योंकि चीजें हम इंपोर्ट करते हैं और पेमेंट उसकी डॉलर में की जाती है। और आप सभी जानते हैं कि डॉलर का जब कन्वर्जन आप रुपये के मुकाबले करते हैं तो उसके कारण में रुपये की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। पहला तो सबसे बड़ा कंसर्न इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में ये रहा। और आप सभी जानते हैं कि रुपए की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज्यादा और चीजें जो हम परचेज करते हैं बाहर से, फॉर एग्जाम्पल ऑयल, क्रूड ऑयल, वो और ज्यादा महंगा होता रहेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्फ्लेशन के अंदर में। तो प्लीज याद रखिएगा, इनडायरेक्टली जो हम डिफेंस इक्विपमेंट्स परचेज करते हैं, उनको इंपोर्ट करते हैं, वो इंपैक्ट करती है करेंसी के ऊपर में, और करेंसी का इंपैक्ट पड़ता है किसके ऊपर में? ऑयल के प्राइस के ऊपर में, और उसका इंपैक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन के ऊपर में। एक तो सबसे बड़ा इशू ये है। दूसरा इशू अगर हम यहां से देखें तो जब चीजें हम इंपोर्ट करते हैं तो वहां पर एक सिक्योरिटी का भी कंसर्न रहता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सेम इक्विपमेंट दूसरी कंट्री के पास नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल S-400 की बात करें जो हम रशिया से परचेज कर रहे हैं, तो S-400 चीन के पास में भी है, जिसको रशिया से परचेज किया है चीन ने। तो यानी कि सेम इक्विपमेंट कहां पर है? दूसरी कंट्री के पास में भी है। यह भी सिक्योरिटी का कंसर्न है। तीसरा, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी का भी क्या रहता है? कंसर्न रहता है, अगर आप चीजें क्या करते हैं? बाहर से इंपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए अभी फिलहाल हमारे किसी कंट्री के साथ संबंध अच्छे हैं और वो हमें उस चीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा हो कि प्रेशरवश या फिर हमारे संबंध उनके साथ खराब हो जाएं और वो हमें अपना जो इक्विपमेंट है वो एक्सपोर्ट ना करें, तो उस सिचुएशन के अंदर में हमारे लिए क्या रहेगा? बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी थ्रेट रहेगा। इन सब चीजों को देखते हुए आप ये चीज समझने की कोशिश करिए कि डिफेंस के अंदर में जो इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं वो बहुत ज्यादा क्या मांगते हैं? रिसोर्सेज मांगते हैं, स्पेसिफिकली फंड। और इन सब चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी सारे इनिशिएटिव लिए हैं। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव, वो हर स्फीयर के अंदर में है। इकोनॉमी के अंदर में आप मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई, इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके हर स्फीयर में जाइए तो आत्मनिर्भर भारत बनने की कोशिश हमारी है। लेकिन ज्यादा जो फोकस दिया जा रहा है डिफेंस इक्विपमेंट्स के ऊपर में दिया जा रहा है कि कैसे हमारे इंपोर्ट बिल को हम क्या करें? कम करें। और उसके अंदर में अगर आप इंजन जैसी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज को भारत के अंदर में बना लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि भारत का ना सिर्फ इंपोर्ट बिल कम होगा, बल्कि जो भारत की जो पोजीशन है मिलिट्री मार्केट के अंदर में, मिलिट्री पोजीशन के ऊपर में, वो काफी ज्यादा क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है दोस्तों। और आपको सिर्फ कुछ नंबर बताने की कोशिश करता हूं जहां से आप समझ सकते हैं। सिप्री की एक रिपोर्ट है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 2021, जिसको उन्होंने मार्च 2022 के अंदर में रिलीज किया। वो ये दर्शाता है और बताता है कि विश्व के अंदर में, पूरे वर्ल्ड के अंदर में, इंडिया सबसे ज्यादा आर्म्स को इंपोर्ट करता है। और इंडिया के बाद में आर्म्स कौन इंपोर्ट करता है? सऊदी अरेबिया आर्म्स को इंपोर्ट करता है। और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज है, कंट्रीज को अगर देखें उसके बाद में इजिप्ट हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाइना, ये सभी के सभी क्या करते हैं? भारत के बाद में क्या करते हैं? इंपोर्ट करने की लिस्ट के अंदर में आते हैं। लेकिन यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 2017 के बाद से एक ट्रेंड चेंज होता हुआ अभी नजर आ रहा है कि भारत का अभी भले ही इंपोर्ट नंबर के अंदर में, वॉल्यूम के अंदर में ज्यादा है, टॉप पर है, लेकिन 2017 से हमारा जो ट्रेड का यानी कि इंपोर्ट का जो परसेंटेज है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है।
यानी कि जो हमारा आत्मनिर्भर भारत, हमारा जो मेक इन इंडिया कैंपेन है डिफेंस इक्विपमेंट के फील्ड के अंदर में, वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अच्छा और बेहतर क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है कि धीरे धीरे ही सही हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर एक और चीज देखने, जो ये मैंने आपको बताया कि भारत एकमात्र टॉप 5 कंट्रीज के ऐसे है जिसका इंपोर्ट क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है इस पीरियड के अंदर में। 21% हमारा डिक्लाइन हुआ है। और इसके पीछे रीजन यही दिया जा रहा है कि धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज के थ्रू क्या कर रहे हैं, हम रिप्लेस कर रहे हैं। रशिया, फ्रांस हमारे सबसे बड़े क्या है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं जो इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहां पर एक और चीज समझने की कोशिश करिए, प्रेजेंट टाइम के अंदर में भारत के ऊपर में बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि वो रशिया से जो अपने इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करता है, कैसे उसको डाइवर्सिफाई किया जाए। और यही एक कारण है कि यूएसए के साथ हमारे जो संबंध अच्छे हो रहे हैं, और इसी कारण से हम फ्रांस से और इजराइल से अपने इंपोर्ट को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो यानी कि जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होती है, जो स्ट्रेटेजिक सॉवरेनिटी होती है, अगर कोई कंट्री अपने आप में कैपेबल है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू, मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, तो वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक सॉवरेनिटी को भी क्या करती है, एक्वायर करती है, अपने पास में रखती है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर इसको समअप किया जाए, तो अगर भारत, और यहां पर एक और चीज ऐड करिए, ये रिसेंट टाइम के अंदर में वो ये जर्नी, ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है, ये जर्नी बहुत शानदार जर्नी है कि हम इंपोर्टर से अब कैसे धीरे धीरे एक्सपोर्टर बन रहे हैं। ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट करने की बात की जा रही है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को हम एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत बहुत बड़ी खास बात है कि हम सिर्फ और सिर्फ इंपोर्टर ही नहीं, अब प्रेजेंट टाइम के अंदर हम एक्सपोर्टर भी बन रहे हैं। तो यहां से अगर आप क्रक्स इसका निकालने की कोशिश करें, तो अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप होती हैं, तो सबसे पहली बात तो हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा। दूसरी चीज, हमारी जो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी वाला जो कंसर्न है वो भी क्या होगा, ठीक होगा, उसके जो कंसर्न है वो भी कम होगा। तीसरी चीज दोस्तों, यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बार बार मैं आपको कह रहा हूं, सॉवरेनिटी। जो हम सॉवरेनिटी की बात करते हैं, उसे हमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा अगर वर्ल्ड के अंदर में कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो। चौथा इससे बेनिफिट ये है कि अगर हम यहां पर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो जॉब का क्रिएशन होगा। पांचवी जो बहुत इंपॉर्टेंट एक और इसका बेनिफिट है वो क्या है, हम नेट इंपोर्टर से एक्सपोर्टर की तरफ क्या करेंगे, बढ़ जाएंगे। और इस चीज के अंदर में, इन सब सिनेरियो के अंदर में स्टार्टअप का, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। तो मैंने इस टॉपिक को, इस आर्टिकल को आपको होलिस्टिक वे में कवर करने की कोशिश करी, जहां पर मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि कैसे भारत का इंपोर्ट के ऊपर में डिपेंडेंस कैसे कम होगा, और ये भारत को और ज्यादा क्या करेगा, ताकतवर बनाएगा, जिससे हमें और दूसरी कंट्री के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इंस्टाग्राम, ट्विटर यहां पर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपना कमेंट कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।